अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स अब तक पढ़ चुके हैं। हमने चैप्टर गैसियस एक्सचेंज पढ़ लिया जो एक बहुत बड़ा चैप्टर था। उसके बाद हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ लिया, ये भी एक अहम चैप्टर था। अब हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस भी थोड़ा सा आई थिंक बड़ा है लेकिन हो जाएगा। उसके बाद जो ये जो 3 से 4 चैप्टर्स हैं ना, ये ईजी हैं और ये जल्दी कवर हो जाते हैं। बस फिर उसके बाद ये 2 ही होंगे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। खैर, हम होम्योस्टेसिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने चैप्टर 1 के नोट्स बनवा दिए थे गैसियस एक्सचेंज के, और उसके नहीं बनवाए। इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होगा तो बेटे मैं बनवा दूँगी, क्योंकि मेरी 15 दिसंबर तक टाइमिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है मेरी, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है। खैर, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्यो का मतलब होता है सेम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम्यो? होम्यो मीन्स होता है सेम, और स्टेसिस मीन्स होता है स्टेट। क्या होता है? स्टेट, यानी कि सेम स्टेट। अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना, उसी स्टेट में रहना। इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होती है, मैन में कैसे होती है, एनिमल में कैसे होती है। यानी कि प्लांट्स, मैन या एनिमल्स अपने अंदर के स्टेट को, अपनी कंडीशन को कैसे सेम रखते हैं। फिर हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे मैन का, ये एक बहुत डिटेल और सबसे इसमें से ही लॉन्ग बनेगा आप लोग का। इसके अलावा हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और किडनी स्टोन्स और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल कंडीशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की। उसको हम कहते हैं उसका वो किससे, देखो इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी इंटरनल कंडीशन जो होगी वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर का एनवायरनमेंट होगा। उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होगा? उसके अंदर के एनवायरनमेंट के अंदर वाटर होगा, उसके अंदर के एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर होगा, सॉल्यूट्स होंगे जो कि क्या कहते हैं आयंस होते हैं वो होंगे। अगर किसी की बॉडी को प्रॉपर वर्क करना है, यानी कि वो चाहती है कि उसका मेटाबॉलिक फंक्शन प्रॉपर हो, ठीक है। मेटाबॉलिक से मुराद ये, देखो मेटाबॉलिक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक, यानी चीज़ों का बनना और चीज़ों का टूटना। चीज़ें बनती क्यों हैं, चीज़ें टूटती क्यों हैं? एनर्जी के लिए बनती हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रॉपर रखने के लिए ये तमाम कंडीशंस जो होती हैं ना, जिनको हम लोग सेम रखते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पर, जिन कंडीशंस का ख़राब होना मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी ख़राब कर देता है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? होम्योस्टेसिस में। तो होम्योस्टेसिस क्या है? यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, इसके नोट्स हाथों हाथ बना लिएगा। होम्योस्टेसिस द सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। होम्योस्टेसिस क्या है? सेट है मेटाबॉलिज्म का, जो क्या करता है? विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो इन्वायरमेंट किसका मेंटेन करता है? जो इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म का। कैसे करता है? सूटेबल लिमिट्स करना। मतलब हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे गिरने लगेगा तो हमारा होम्योस्टेटिक जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है होम्योस्टेटिक सिस्टम, वो क्या करेगा कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगेगा या ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो वो क्या करेगा? उसको दोबारा से मेंटेन करेगा, दोबारा से उसी कंडीशन में लेकर आएगा, ठीक है। तो ये काम होता है होम्योस्टेसिस का। अच्छा जी, हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को क्यों क्या कहते हैं कांस्टेंट रखते हैं? क्यों उसको मतलब चेंज नहीं होने देते जैसा था? मतलब अगर अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल हो रखा है कि जो होना चाहिए आप लोग का बॉडी टेम्परेचर का, उससे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो हम उसको कांस्टेंट ही क्यों रखते हैं? हम उसको ज़्यादा या कम क्यों नहीं होने देते? देखो, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी मसला हो जाएगा, ठीक है, और अगर बहुत कम हो जाएगा तो भी मसला होगा। जाहिर सी बात है आपके अंदर के एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ और इन सब पे बहुत ज़्यादा असर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? वो कंटिन्यूसली दिन में चेंज हो रहा होता है। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी अगर उसके साथ चेंज होने लग जाए ना तो आप लोगों को मसला होने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, तो जब वो चेंज हो जाता है ना तो आपके एंजाइम जो है ना वो वैसे ही वर्क कर रहे होते हैं जैसे टेम्परेचर पहले है नॉर्मल टेम्परेचर के तौर पर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। इसका ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल टेम्परेचर उस रेंज में रखे जो उनके लिए एक रेंज है। मतलब ना उनका पीएच चेंज हो, ना उनकी टेम्परेचर चेंज हो, इस तरह से, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स अपना जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम, उसके थ्रू मेंटेन करते हैं। फीडबैक सिस्टम में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी अभी एक नॉर्मल और सेट पॉइंट है, ठीक है।
कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपका अगर बुखार अभी सेट पॉइंट पर या आपकी बॉडी अभी सेट है, कुछ टाइम बाद या तो आपकी वो कंडीशन डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की एग्जांपल लूँ तो टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब क्या होगा, अब हमारा फीडबैक उसको डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ तक बात समझ आई? मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का, और इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग बोर ना हो। इसके अंदर जो मेन चीज़ समझने की थी वो थी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, एंड आई होप सो कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ समझने की है फीडबैक मैकेनिज़्म, जो मैं अब आपको समझा रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपका एक नॉर्मल सेट पॉइंट है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपका वो जो पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है, वो या तो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, या इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है भाई। फिर क्या होता है, आपका फीडबैक फ़ौरन से पकड़ लेता है, हाँ भाई इनके अंदर ये मसला आ चुका है, इनका ये जो सिस्टम है इतना ज़्यादा हो गया या इतना कम हो गया है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो होता है ना, वो रिसेप्टर को बताता है, और रिसेप्टर कहाँ जाता है, ब्रेन के पास उसको पहुँचाता है, कंट्रोल सेंटर को। फिर आपके मैकेनिज़म्स कुछ काम करते हैं, करेक्टिव मैकेनिज़म्स उसको सही करते हैं, और आपकी कंडीशन को दोबारा से क्या करते हैं, नॉर्मल पे ले आते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से। देखो, अगर इंक्रीज़ हो गया है तो वो क्या करेंगे, आपकी कंडीशन को डिक्रीज़ कर देंगे। अगर डिक्रीज़ हो गया तो कंडीशन इंक्रीज़ कर देंगे। अगर बुखार तेज़ हो गया है तो क्या किया जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तक हर चीज़ समझ आ रही है? इसके अलग अलग हैं तकरीबन, ये चैप्टर कितना बड़ा है मैं देख लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। खैर, आगे आ जाइए। उसके बाद आ जाइए एडेप्शन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस। प्लांट जो होता है ना, वो डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस में अडेप्ट करता है। उसके 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस के। एक होता है ऑस्मोरेगुलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, वो अपने अंदर का वाटर, इंटरनल वाटर और सॉल्ट को मेंटेन रखता है। यानी कि उसके अंदर जितना वाटर और जितना सॉल्ट होना चाहिए वो उसको मेंटेन रखता है, उसको चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसको मेंटेन रखना सही है कि कभी आपकी बॉडी में पानी कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन करना। फिर आ जाइए थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सूटेबल लिमिट्स के अंदर, कि आपके एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो आपके एंजाइम्स हो जाएंगे डीनेचर्ड, मतलब काम करना छोड़ देंगे, टूट फूट जाएंगे। जब एंजाइम नहीं काम करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत सारा मसला हो जाएगा। फिर होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी में से निकलना। ये प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। देखो, जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट होता है या एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस से मुराद ये कि जो चीज़ें अब आपके यूज़ में नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, उनको निकालना होता है, उनको एक्सक्रीट करना होता है आपकी बॉडी में से, उनका इखराज करना है। जैसे कि यूरिया, ठीक है, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि यूरिक एसिड, गम्स, लैटेक्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं तो एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेन आ ही नहीं रहा है, चलो ऐसे समझ लो। डे टाइम में क्या होता है, प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स। ग्रीन सेल्स के अंदर प्लांट क्या कर रहा होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, हम ये चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। और रेस्पिरेशन कर रहा होता है लिविंग सेल के अंदर। ये चीज़ें ज़्यादा हमने डिटेल में कहाँ पढ़ी थी बच्चों, गैसियस एक्सचेंज में, याद है बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ना रेस्पिरेशन में, वो किस चीज़ में यूटिलाइज हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा जी, अब जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो प्लांट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेंगे हवा में से, और क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। किसके ज़रिए, स्ट्रोमेटा के ज़रिए। सिर्फ रात में क्या होता है, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें CO2 वो प्रोड्यूस करते हैं, किसके ज़रिए, किस प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी बॉडी के सरफेस से। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो परफॉर्म क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज में परफॉर्म करते हैं स्ट्रोमेटा के ज़रिए। जबकि जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं ना, वो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, वो बॉडी की सरफेस की तरफ से करते हैं। मेरी इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के पार्ट्स जो ग्रीन कलर के ना, वो किसके, आपकी बॉडी के नहीं, सॉरी, प्लांट की बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो ग्रीन कलर के, जैसे लीफ हो गया, तो पत्ते जो होते हैं ना, वो किसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन करते हैं, वो ट्रांसपायरेशन या रेस्पायरेशन किसके ज़रिए करते हैं, वो रेस्पायरेशन करते हैं स्ट्रोमेटा के ज़रिए। जबकि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, वो करते हैं अपनी सरफेस के ज़रिए। जैसे आपकी लकड़ी होती है पौधे की,
तो वो तो हरी नहीं होती ना, उधर तो स्टोमेटा नहीं होता, तो वो कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लांट अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव करता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर जब बहुत सारे अमाउंट में पानी जमा हो जाता है, बहुत सारा पानी, तो उन्हें दो तरीके से अपने अंदर से निकालता है। एक होता है ट्रांसपायरेशन, एक होता है गटेशन। ट्रांसपायरेशन और गटेशन में फ़र्क क्या है? ट्रांसपायरेशन में पानी जो निकलता है ना, वो निकलता है वेपर्स के फॉर्म में, कतरों के फॉर्म में। और कौन से पार्ट से निकलता है? एरियल पार्ट से निकलता है, यानी प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट से वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये सिर्फ दिन में होता है। इज दैट क्लियर? ये रात में नहीं होता, ये सिर्फ दिन में होता है। गटेशन में क्या होता है? गटेशन में बाकायदा पानी के कतरे निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? जो लीव की मार्जिन्स होती हैं ना, यहाँ देखें, लीव की मार्जिन्स के यहाँ पे आपको कुछ बीड्स नज़र आ रहे हैं, यानी लीव के साइड्स पे कुछ आपको बबल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ गोल गोल इसके ऊपर रख दिया हो, वाटर साइड ऐसा लगे मोती लगाए हुए इसके साइड पर। वो मोती जो है ना, वो बेसिकली लीव के मार्जिन से निकलने वाला वाटर है, ठीक है। और ये जो जिस पोर्स में से निकलने हैं ना, उनको कहते हैं हाइडाथोट्स। क्या कहते हैं? हाइडाथोट्स। और ये कब होता है? ये रात में होता है। जब क्या होता है? जब वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता हैगा और इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत लो होता हैगा, सही है, तब होता है ऐसा, सर्दियों में अमूमन। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपने लीव के साइज़ को मॉडिफाई करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। और क्यों करते हैं? यानी कि वो सारी चीज़ें अपने लीव क्यों बेहतर करते हैं? एक बच्चा होता है ना, वो चाहता है मैं अच्छा पढूं, तो वो खुद को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है? अपनी फजूल एक्टिविटीज़ को छोड़कर। तो लीव्स खुद को कैसे मॉडिफाई करते हैं? वो अपने प्लांट्स अपने आप को कैसे मॉडिफाई करते हैं? वो अपने लीव्स का साइज़ चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सके। अच्छा जी, अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कुछ चिपचिपा सा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। वो चिपचिपा सा मटेरियल क्या होते हैं? वो होते हैं लैटेक्स, रेजिन और गम, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटेक्स, रेजिन और गम्स कहलाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं इनसॉल्युबल और हार्मफुल नहीं होते, मतलब नुकसानदेह नहीं होते ये, बल्कि हार्मलेस होते हैं, यानी पौधे को कोई भी नुकसान नहीं देते हैं। अब आप कुछ सोचें ना, अगर पौधा कुछ चिपचिपा सा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप तो यही सोचेंगे कि भाई ये तो नुकसान देगा पौधे को। नहीं, वो नुकसान नहीं देता। दूसरा, वो किसी चीज़ में हल भी नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्पेशल टाइप के गम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नीम का पौधा होता है या कीकड़ का पौधा होता है, वो ये स्पेशल टाइप्स के प्रोड्यूस करते हैं गम, सही है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना इनका, वो किसके ज़रिए से रिमूव किया जाता है? वो एक स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। उसके थ्रू रिमूव किया जाता है। जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं रेजिन्स। रेजिन्स कैसा होता है? रेजिन्स वाइट कलर का होता हैगा, और जो रेजिन्स लाइक मटेरियल ऐसा होता है जैसे प्लांट में से क्या कहते हैं, कुछ ऐसा चिपचिपा सा मटेरियल सा निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो रबर प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स रबर को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कहाँ से अलग कर लेते हैं? जो उनकी ओपनिंग्स होती हैं ना, जहाँ से वो निकल रहे होते हैं, वहाँ से हम उस रबर को हटा लेते हैं। कुछ कार्निवोरस प्लांट्स और ओकरा प्लांट्स होते हैं जो किस किस्म का मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं? जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए एक अजीब सा चिपचिपा सा ऐसा मटेरियल जो उसको चिपका सके, जिसको म्यूसिलेजिनस कहते हैं। म्यूसिलेजिनस जो होता है, ये ऐसा होता है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है इंसेक्ट्स के लिए, और इंसेक्ट्स उसकी तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तक कोई भी वर्ड नहीं समझ आया हो तो मुझसे पूछे, मैं आप लोग को समझा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें क्या क्या रहता है? इसके अंदर रहता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अच्छा, ये हाइड्रोफाइट्स, एलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ये लॉन्ग में आ सकता है। फिर ये तो शॉर्ट में आएगा, होम्योस्टेसिस इन एनिमल, ठीक है, टेरेस्ट्राइल है, ये भी सही है। ये सब तो आसान है, तकरीबन आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे आके आप लोगों को मसला होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेगा। मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा क्लास रख के आप लोगों को आगे ये पढ़ाऊँगी, हेड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ठीक है। ये चलिए इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे मैं सोच रही हूँ आज फिज़िक्स की एक्स्ट्रा क्लास रख लूँगी, जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स और करा दूँ इस चैप्टर के, ताकि मैं अब अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर सकूँ।
अच्छा चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की जाती है कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करते हैं, डिफरेंट वाटर में। कोई प्लांट्स होते हैं जो बहुत कम पानी की जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पानी की जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसी जगह पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जहाँ सॉल्ट नहीं होता, कुछ ऐसी जगह पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होता है। इसकी बेसिस पे हम वाटर और सॉल्ट को 4 कैटेगरी में 4 टाइप से प्लांट को डिवाइड करते हैं। एक होता है हेड्रोफाइट्स, एक होता है हेलोफाइट्स, एक होता है मीजोफाइट्स और एक होता है जीरोफाइट्स। हेड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स वर्ड जो है वो फाइटा से निकला है जिसका मतलब होता है प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा पानी में पाए जाए, मतलब उनके नीचे मिट्टी तो हो ही ना, उसे पानी में पाया जाए। वाटर लिली को देखा है, वो कैसा होता है, वो एक वाइट कलर का फ्लावर होता है जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, वो उसी में पाया जाता है, यानी कि वो हेड्रोफाइट है। जो पौधे फ्रेश वाटर में प्रोड्यूस होते हैं उसमें ग्रो होते हैं, किसमें, फ्रेश वाटर में। या तो वो फ्रेश वाटर के अंदर पूरे डूबे में होंगे कम्प्लीटली, आपको बताया ना समंदर के नीचे भी पौधे होते हैं, या पार्शली होते हैं, यानी कि आधे ऊपर आधे नीचे, जैसे मैंने वाटर लिली का बताया। अगर वो कम्प्लीटली पानी के अंदर मौजूद है तो उनको हम कहेंगे टोटली सबमर्ज प्लांट्स। लेकिन अगर वो आधे पार्शली डले हुए हैं पौधे, आधे बाहर हैं, तो उनको हम कहते हैं पार्शली सबमर्ज प्लांट्स। अच्छा जी, दे अडेप्ट themselves for removal of excess water which can enter in this condition। इनके अंदर जो वाटर एक्सेस अमाउंट में इंटर होता है उसको वो फिर रिमूव भी कर देते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, इसकी डेफिनेशन थी जिसके अंदर आपको समझना था कि टोटली सबमर्ज्ड का मतलब क्या और पार्शियली सबमर्ज्ड का मतलब क्या है। ये तो सिर्फ एक एडेप्टेशन बताने हैं इस लाइन के अंदर कि प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन बनाई हुई होंगी जिनके ज़रिए ये जो इनके अंदर एक्सेस वाटर ज़्यादा पानी आ जाएगा वो इसको निकाल सके। अच्छा, अब एक सवाल उठ रहा होगा ना जहन में, क्या पानी अगर ज़्यादा आ रहा है तो पौधा क्यों निकाल ले, अपने कोई ऐसे टाइम के लिए अपने पास संभाल के रख ले कि पानी नहीं हो तो उसको मसला ना हो। तो देखो क्या होता है कि अगर आप एक क्या कहते हैं ऐसा करें कि कोई ऐसी चीज़ लें जो बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हो, ऐसी क्या चीज़ होती है घर में, सोचें। मैं भी सोचती हूँ, आप लोग चले एक काम करते हैं, हम आटे को लेते हैं, ठीक है। आटा अपने अंदर ना एक मिकदार होती है, उतना पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अच्छी रोटियां बनाएगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो बिल्कुल लई बन जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया, हमने 1 किलो आटा लिया और इसके अंदर 10 किलो पानी डाल दिया। अब क्या ये सही है? नहीं, ये तो बहुत ख़राब चीज़ हो गई, अब तो खाने के काबिल ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा आटा है भी या नहीं है। अच्छा, इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पानी के अंदर रखो ना तो अपने अंदर बहुत सारा पानी भरती रहती हैं और उसके बाद वो फट जाती हैं। यही प्लांट का हाल है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, ये अगर अपने अंदर बहुत सारा पानी भर लें और उसको नहीं निकाले तो ये फट जाएंगे। ये हर सेल में होता है, सही है। प्लांट्स जो होते हैं, जो हेड्रोफाइट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर रूट्स नहीं होती, इनकी जड़ें नहीं होती, या अगर इनकी जड़ें हों तो बहुत कम होती। क्यों नहीं होती इनकी जड़ें? देखो, रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। अब जब पानी के अंदर इनके पास है ही इतना सारा पानी तो उन्हें रूट्स की ज़रूरत ही नहीं, क्या काम करेंगे रूट्स का, इनको तो पानी वैसे ही मिल रहा है। रूट्स तो ज़मीन में चाहिए होती है कि ज़मीन में जब पानी नहीं मिल रहा हो तो रूट्स पानी को ढूंढें। अच्छा जी, इसके अलावा इनके लीफ बहुत बड़े बड़े होते हैं अगर ये पार्शियली सबमर्ज्ड हो, ठीक है। और इनके लीव्स कहाँ पर होते हैं, इनके लीफ मौजूद होते हैं अपर एपिडर्मिस पे, यानी इनके प्लांट के ऊपर जो पत्ता है ना, पत्ते के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर छोटे छोटे सुराख बने हुए होते हैं, जो हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस होते हैं ना, उसके ऊपर वो सुराख बने हुए होते हैं। जिसकी एग्जांपल दी हुई वाटर लिली आपको किसमें दी हुई, पार्शियली सबमर्ज्ड में। मैंने आपसे क्या कहा था, पार्शियली सबमर्ज्ड। यहाँ देखो वाइट कलर के प्लांट्स नजर आ रहे हैं, क्या क्या ये पूरे पानी के अंदर डूबे हुए? नहीं, आधे डूबे हुए, तो ये बात याद रखना। अच्छा जी, इसके अलावा एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो क्या कहते हैं लीव्स होते हैं ना, वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और उनके जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो स्पंजी होते हैं, स्पंज की तरह के होते हैं। और उनका स्टेम जो होता है ना पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रिला। हाइड्रिला की पिक्चर और वाटर लिली की पिक्चर नेट से निकाल के देख लेगा, वरना मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस याद रखना। हेलोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, थोड़ा सा नैप लेगा, जान दे, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए हेलोफाइट्स क्या होते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, ठीक है।
हेलो सॉल्ट यानी कि नमक। अच्छा, हेलोफाइट्स होते हैं नमक के अंदर पाए जाने वाले पौधे। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको पता है समंदर के जो किनारे होते हैं ना, सी मार्शेस जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टिश होती है। कभी ऐसा हुआ कि समंदर का पानी नहाने गए हो और भाई मुंह में आ गया, तो उसका टेस्ट एक बहुत ही कड़वा होता है। मतलब अगर अक्सर किसी के मुंह में चला जाए तो उसको वॉमिटिंग से स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो एक काम करना, अपने घर में आधा कप पानी लेना और उसके अंदर 4 से 5 चम्मच नमक डाल कर उसको एक ही सांस में पी लो, लग पता जाएगा कैसा होता है कड़वा पानी। नहीं करना ट्राई भाई, तबीयत ख़राब हो गई ना, तुम सबकी मम्मा मिलके मानेंगी मुझे। तो हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सी मार्शेस में पाए जाते हैं। सॉल्टी कंडीशन, जब सॉल्टी कंडीशन हो तो वाटर क्या होता हैगा, अगर देखो ऐसा है कि सॉल्टी कंडीशन है यानी कि पौधा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद है, सही है, तो क्या होगा कि पानी बाहर से पौधे के अंदर आएगा, सही है। यानी अगर पौधे के अंदर, दोबारा सुनो, पौधे के अंदर, पौधे के पत्तों के अंदर अगर नमक बहुत ज़्यादा मौजूद है तो बाहर से यानी कि ज़मीन में से पानी किस में आएगा, पौधे में आएगा। लेकिन अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमक जमा है ना तो पौधे में से पानी किस में जाएगा, ज़मीन में जाएगा। ये एक रूल होता हैगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हेलोफाइट्स में क्या होता हैगा, जब सॉल्टी कंडीशन होती है ना तो वाटर क्या करता है, वाटर कहाँ से मूव करता हैगा, सेल के आउटसाइड से, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होता, ज़ाहिर है प्लांट के अंदर से तो पानी निकल जाएगा। टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जब हमें चाहते कि आउटसाइड से प्लांट के अंदर ही पानी आए तो उसके लिए प्लांट ने अपने अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई। देखो होता क्या है, अब देखो हाइड्रोफाइट्स हैं, वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो फट जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोमेटा बना लिए थे, यानी इन्होंने अडेप्ट कर लिया था, अपने आप को बेहतर कर लिया था। इसी तरह से हेलोफाइट्स ने भी कुछ अपने अंदर बेहतरी करी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने अंदर डेवलप किए सॉल्ट ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो कि बहुत सारे सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर कर सके, या तो वो सॉल्ट जो स्टोर होगा या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम लेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मतलब ये कि जब प्लांट के अंदर बहुत सारा सॉल्ट आ जाएगा ना तो पानी बाहर से खुद ही सॉल्ट के अंदर आएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोग को रूल समझाया था, याद रखना। अच्छा जी, प्लांट्स अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल। अब प्लांट क्या करेगा, सॉल्ट को बाहर नहीं जाने देगा वैक्यूल में से, ठीक है। सम सॉल्ट एक्यूमुलेटेड एट सरफेस ऑफ लीफ विच अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम एयर। अच्छा देखो, कुछ वाटर जो सॉल्ट ग्लैंड के अंदर आया उसे जो ज़मीन से पानी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया कि उसके अंदर पानी आ गया। कुछ जो नमक होगा ना वो पत्तों के ऊपर आ जाएगा, पौधे के पत्ते के ऊपर। तो जब पौधे के पत्ते ज़मीन से ऊपर उगकर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि ज़मीन से बाहर आ चुके हैं वो, और उन पौधों के पत्ते के ऊपर नमक मौजूद है, तो वो पत्ते क्या करेंगे, वो हवा के अंदर मौजूद नमी को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे और उस वाटर को अंदर ले जाएंगे। ये बात समझ आती है। अब बात करते हैं मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स क्या है, देखो हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा पानी में पाया जाए तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक में पाया जाए तो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अगर ऐसी जगह पे पाया जाए जहाँ पानी मॉडरेट है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो क्या होगा। देखो जो प्लांट मॉडरेट वाटर में क्या कहते हैं ग्रो होते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है, वो अपने अंदर मिट्टी भी रखते हैं, उनको मिट्टी भी मिलती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो फॉलोइंग कैरेक्टर्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो रूट सिस्टम डेवलप करते हैं अपने अंदर। अच्छा, अब जब पानी मॉडरेट है ना, यानी नॉर्मली मिल जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता, तो ये रूट ज़्यादा गहरी नहीं बनाते। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ज़मीन के अंदर पानी जो है वो 40 किलोमीटर है, तो क्या आप 40 किलोमीटर डीप है? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। यानी इसकी समझ लो, इसकी वेट बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, अगर मैं कहती हूँ इसकी वेट 40 है, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप 20 का पाइप मंगवा के वो पाइप डलवा के पानी निकलवाएंगे? नहीं, आपको उतना ही बड़ा पाइप बनवाना होगा। क्यों? ताकि पानी बाहर आ सके। अगर आप पानी पीते हैं और आपका एक गिलास जितना बड़ा होता है और आपके पास स्ट्रॉ आधी है, यानी आधी कटी हुई, आधा उसका हिस्सा कटा हुआ है, तो जो नीचे का पानी है वो कैसे ऊपर लेकर होगा? उसको ऊपर लाने के लिए आप लोग को उतने ही साइज़ की स्ट्रॉ लगानी पड़ती है। अब जब जो प्लांट्स मॉडरेट वाटर में उगते हैं यानी मीज़ोफाइट्स, जब उनको वैसे ही पानी मिल जाता है
तो क्या उनको अब ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा गहरी डीप रूट्स बनाएं? नहीं नहीं, ये तो वो क्या करते हैं, वो रूट सिस्टम बनाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, और इनके लीव का साइज़ भी मॉडरेट नॉर्मल होता है। कुछ होते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? देखो, हेड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं। ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो बिल्कुल जहाँ पे पानी बहुत कम हो वहाँ पाए जाएं। कहाँ पर? डेजर्ट नहीं होता आपके वहाँ पर, सहराओं में। इसके अलावा जब जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एल्टीट्यूड होते हैं या स्लोप्स होती हैं स्टीप, यानी कि पहाड़ को देखा, पहाड़ के किस तरह से लंबे लंबे होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, अगर इन्होंने अपने अंदर वाटर को कंजर्व करना है, स्टोर करना है, और अपने अंदर एक प्रॉपर अमाउंट के वाटर को एब्जॉर्ब करके रखना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपने अंदर कैरेक्टर्स बनाए। वो कैरेक्टर्स क्या थे कि एक तो ये वर्टिकली ग्रो होने लगे डीप, इनकी रूट सिस्टम जो थी वो वर्टिकली ग्रो होने लगी। क्यों? देखो, वर्टिकली से मुराद ये है, एक सेकेंड, चलो भाई आ गया। वर्टिकली से मुराद ये है कि ये है, समझो आपकी ज़मीन, सही है, और इसके ये ऊपर पौधा है इस किस्म का, ये कैक्टस है समझ लो, जिसके ऊपर कांटे होते हैं। अब इसकी जो रूट है ना वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि इसकी रूट यूं करके ऐसे लंबी चली जाएगी, ऐसे एक ही रूट। इतनी लंबी क्यों जाएगी? वर्टिकली क्यों ग्रो करेगी? बहुत ज़्यादा डीप जाएगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन की तह में से पानी को निकाल सके। अगर पहाड़ यहाँ ऐसा मौजूद है और इसके ऊपर ये पौधा मौजूद है, अब इस पौधे की रूट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना, वर्टिकली। अगर इसकी रूट यूं फैलने लग गई तो फ़ायदा, तो ये कैसे जाएगी? डीप जाएगी, ताकि ये क्या कर सके, ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, इनके जो एपिडर्मिस होते हैं ना, उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होते हैं, यानी इनके जो लीफ है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक मॉम सा ना मटेरियल मौजूद होगा। मॉम होती है ना वैक्सी सा एक मटेरियल मौजूद होगा, मोटा सा, थिक सा। वो क्यों मौजूद होता है? वो इसलिए मौजूद होता है कि ये जो लीफ के ऊपर पोर्स है ना, छोटे छोटे सुराख, स्टोमेटा जिसे कहते हैं, ये इन स्टोमेटा को कौन बंद कर देता है? इनको वैक्सी लेयर बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाते, यानी ट्रांसपायरेशन या गटेशन नहीं करने देते। बल्कि तीसरा, इनके लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्यों छोटे छोटे होते हैं? क्योंकि अगर बड़े होंगे तो उस पर ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होगा। खुद सोचो ना, एक पत्ता है, उसके ऊपर सुराख मौजूद होते हैं। अगर वो बड़ा है तो उसके ऊपर सुराख बहुत सारे मौजूद होंगे, लेकिन अगर वो पत्ता बहुत छोटा है तो उसके ऊपर 2-3 सुराख मौजूद होंगे। और अगर वो पत्ता खुद को ऐसे करके कॉइल कर ले, यानी ये इसका पत्ता और इसने खुद को ऐसे कॉइल किया, कॉइल करके ये ऐसे हो गया, यानी ऐसे अपने आप को कांटे की शक्ल दे दी। कभी प्लांट के पत्ते को कॉइल करके देखना, अगर नहीं होना तो मुझे बताना, मैं करके आप लोग को वीडियो बना के भेज दूँगी, ठीक है। तो जब ये क्या करते हैं, या तो बहुत छोटे साइज़ के लीव्स होते हैं, या ये अपने लीव्स को बहुत छोटा करके क्या बना लेते हैं, कांटे बना लेते। क्यों बनाते? ताकि वाटर को कम लॉस कर सकें। कैसे कम लॉस कर सकें? देखो, मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा को रिड्यूस कर दें। कुछ ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनके पास स्पेशल पैरेन्काइमा सेल होते हैं उनके स्टेम के अंदर, जहाँ पे वो लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ पे वो लोग वाटर को स्टोर करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसकी वजह से इनका स्टेम जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वेट हो जाता है, जूसी हो जाता है। सही, जैसे कि हमारा वो वाला प्लांट एलोवेरा, ठीक है, उसके स्टेम को हाथ लगाओगे कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। उसको ज़ोर से दबा दोगे तो उसके अंदर से कोई जेल लाइक मटेरियल निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके ये जो क्या कहते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल होता है ना, जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन पैरेन्काइमा सेल को हम कहते हैं सक्लेंट ऑर्गन्स, ठीक है। और किस में पाया जाता है? कैक्टस कैक्टाई में, ठीक है। उसके बाद है होमियोस्टेसिस इन एनिमल। अब ये मैं अगली वीडियो में करा दूँगी इंशाल्लाह।